1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम में जब 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन प्रारंभ हुआ, तो इस अधिवेशन के विभिन्न जो घटनाक्रम रहे, उन घटनाक्रमों में स्टेट्स जनरल के तृतीय सदन अर्थात स्टेट्स जनरल के तृतीय सदन अर्थात जन साधारण के सदन द्वारा अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित करना और इस तरह स्टेट्स जनरल का राष्ट्रीय सभा में परिवर्तित हो जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब मतदान के प्रश्न पर तीनों सदनों में एक मत या सहमति नहीं हुई, तो तृतीय सदन ने सामंत वर्ग के सदन तथा पादरी वर्ग के सदन से यह आग्रह किया कि वे एक साथ बैठकर अर्थात तीनों सदन एक साथ बैठकर विचार विमर्श करें और फ्रांस की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि तृतीय वर्ग का सदन यह चाहता था कि किसी भी प्रस्ताव पर मतदान के समय मतगणना जो हो वो सदन के जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों का प्रत्येक प्रतिनिधि का एक मत माना जाए, जबकि सामंत वर्ग और पादरी वर्ग के सदस्य पूर्व की भांति एक सदन का एक मत ही रखना चाहते थे। इस गतिरोध के कारण तृतीय सदन ने जब 23 जून 1789 को स्टेट्स जनरल को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया, जिसे साथ ही साथ संविधान सभा भी कहा जाता है, तो यद्यपि राष्ट्रीय सभा 23 जून 1789 को घोषित हो गई थी, किंतु राजा ने इसे 27 जून 1789 को मान्यता प्रदान की। इस तरह राष्ट्रीय सभा की स्थापना 27 जून 1789 को हुई। अब जब स्टेट्स जनरल परिवर्तित होकर के राष्ट्रीय सभा कहलाने लगी, तो राष्ट्रीय सभा ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए उनका विवरण इस प्रकार है। यद्यपि राष्ट्रीय सभा के समक्ष कई कठिनाइयां थीं, उनमें से पहली कठिनाई यह थी कि जो स्मृति पत्र प्रतिनिधियों द्वारा अपने चुनाव के समय जनता से लिए गए थे, उन स्मृति पत्रों को पर भी राष्ट्रीय सभा को विचार करना था। जनता की जो शिकायतें स्मृति पत्रों में लिखित थी उनका समाधान करना था। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य था कि सभा के सदस्यों द्वारा टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई थी कि हम एक संविधान तैयार करेंगे, तो एक नवीन संविधान तैयार करना भी राष्ट्रीय सभा का एक प्रमुख कार्य था। साथ ही साथ जिस उद्देश्य से, जिस वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए या अर्थव्यवस्था को सुधारने के कारण जो स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ था और स्टेट्स जनरल जो राष्ट्रीय सभा में परिवर्तित हो गई थी, तो वित्तीय समस्या का समाधान भी एक प्रमुख कार्य था। राष्ट्रीय सभा ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें पहला कार्य था समानता की स्थापना। सामाजिक और विभिन्न प्रकार की समानता समाज ने स्थापित करना। 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा ने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। यद्यपि पहले सामंतों ने इसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जब
जनता का दबाव और तृतीय सदन की प्रमुख मांग यही थी, तो अंततः फ्रांस में सभी विशेषाधिकारियों की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही सामंतों तथा चर्च द्वारा लिए जाने वाले करों को भी समाप्त करके समान कर व्यवस्था का मार्ग अपनाया गया। साथ ही साथ इससे पूर्व जो फ्रांस में पदों का क्रय विक्रय होता था, तो अब उस पर रोक लगा दी गई और सरकारी पदों के क्रय विक्रय को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि जो चोगे वाले न्यायाधीश थे जिनकी बोली लगती थी उसको भी बंद कर दिया गया। न्याय को सभी के लिए निःशुल्क कर दिया गया। सरकारी पदों में या किसी भी उसमें नियुक्ति का आधार योग्यता माना गया और किसी भी मनमानी तौर पर किसी को भी बंदी बनाने पर रोक लगा दी गई। क्योंकि इससे पहले जो लेटर द कासे थे जिनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध गिरफ्तार किया जा सकता था, तो ऐसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति को मनमानी तौर पर बंदी नहीं बनाया जा सकता था। दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह समानता की स्थापना करने का प्रयास किया गया। अब संवैधानिक दृष्टि से फ्रांस में सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो गए। धीरे धीरे सामंतों और पादरियों ने भी स्वेच्छा से अपने विशेष अधिकारों को छोड़ दिया। कुछ ने स्वेच्छा से छोड़ा, कुछ ने डर के कारण अपने विशेषाधिकार छोड़ दिए। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य था वह नागरिक अधिकारों की घोषणा, जिन्हें कतिपय इतिहासकारों ने मानव अधिकारों की घोषणा भी कहा है। 26 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा द्वारा नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। 27 अगस्त 1789 को इस घोषणा के साथ ही एक प्रकार से फ्रांस में मानव अधिकार या समान नागरिक अधिकारों की घोषणा हो गई। कुछ विद्वानों ने इसे 26 अगस्त लिखा है, लेकिन कतिपय विद्वान इसे 27 अगस्त को फ्रांस में नागरिक अधिकारों की घोषणा मानते हैं। यद्यपि इस घोषणा में 17 बिंदु थे। इनमें प्रमुख बिंदु थे: सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति योग्यता अनुसार राज्य में पद प्राप्त कर सकता है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को लेखन, भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति को पुलिस उस समय तक बंदी गृह में नहीं डाल सकेगी जब तक कि कानून के सम्मुख वह अपराधी सिद्ध न हो जाए, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का बिना क्षतिपूर्ति किए अपहरण नहीं किया जा सकेगा, विपत्ति और प्राकृतिक आपदा के समय प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये इस घोषणा पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। यद्यपि इस घोषणा पत्र में कई प्रकार की कमियां भी थी, जैसे इसमें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया, सार्वजनिक शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया, संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, संपत्ति का अधिकार सीमित था और साथ ही साथ नागरिकों के कर्तव्य भी इसमें उल्लिखित नहीं थे। फिर भी उस दौर में अपने आप में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि राष्ट्रीय सभा ने समान नागरिक अधिकारों की या मानव अधिकारों की घोषणा की थी। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य था राष्ट्रीय सभा का, वह था फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण करना। जो संविधान
राष्ट्रीय सभा ने तैयार किया उसे 1791 का संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान के मुख्यतः दो आधार थे। पहला लोक प्रभुत्व का सिद्धांत और दूसरा कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत। संविधान में राजतंत्र को स्वीकार तो किया गया था, परंतु यह निरंकुश राजतंत्र न होकर संवैधानिक राजतंत्र था। संविधान में राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था और उसे स्वेच्छाचारिता प्राप्त नहीं थी। उसे संवैधानिक सम्राट स्वीकार किया गया था। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष था। उसे अपने मंत्रियों को नियुक्त करने और दोषी या अपराधी होने पर उन्हें पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त था। उसे किसी भी देश से युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था, परंतु वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों की देखरेख करता था। राजा ही जल एवं थल सेना का प्रधान होता था। उसे विदेशी राजदूत और न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त था और कुछ राजा को एक प्रकार से स्थगनकारी निषेधाधिकार, सस्पेंसिव वीटो भी प्राप्त था। राजा द्वारा 2 सत्रों तक किसी भी कानून को अस्वीकार किया जा सकता था, परंतु वित्त संबंधी मामलों में राजा को यह अधिकार नहीं था। धीरे धीरे राजा से यद्यपि स्थगनादेश जो वीटो पावर थी वह वापस लिया गया और उसमें कमी कर दी गई, परंतु इस तरह राजा के पास विभिन्न अधिकार राजा को प्राप्त थे। जो व्यवस्थापिका सभा थी वह एक सदनीय थी और इस सदन में 750 सदस्य रखे गए थे। सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होना था, जो कि एक बहुत बड़ा दोष था कि 2 वर्ष की अवधि बहुत न्यून थी। दूसरा प्रावधान यह था कि जो व्यक्ति एक बार व्यवस्थापिका का सदस्य बन गया वह दोबारा उसका सदस्य नहीं बन सकता था। इसका दुष्परिणाम यह था कि हर बार अनुभवहीन सदस्य व्यवस्थापिका में आते रहते थे। निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इसमें 2 तरह के नागरिक थे। जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें मतदान का अधिकार था, अर्थात सक्रिय नागरिक ही मतदान कर सकते थे। सक्रिय नागरिक वे थे जो राज्य को कर देते थे और इनकी भी 3 श्रेणियां थी। जो 3 दिन के श्रम के बराबर कर देते थे उन्हें वोट देने का अधिकार था। वे डेलीगेट चुनते थे और वे डेलीगेट असेंबली में अपने डिप्टी चुनते थे। जो 10 दिन की आय के बराबर कर देते थे वही व्यक्ति डिप्टी के निर्वाचन के लिए अधिकारी हो सकते थे। इस तरह मतदान का जो अधिकार था वह समान नहीं था, इसकी बड़ी आलोचना की गई। निष्क्रिय नागरिक वे थे जो संपत्तिहीन थे तथा किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे और उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। न्याय व्यवस्था में यद्यपि सुधार किया गया, न्यायाधीशों के पदों की बिक्री पर जो है रोक लगा दी गई थी और केंद्रीय अदालतों की स्थापना की गई। साथ ही साथ स्थानीय अदालतें भी नियुक्त की गई। इस तरह एक संविधान का निर्माण करके फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रीय सभा के अन्य कार्यों में जो उसके अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य हैं वह महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि विदित ही है कि स्टेट्स जनरल की बैठक वित्तीय संकट को सुलझाने के लिए ही बुलाई गई थी। यद्यपि राष्ट्रीय सभा ने ऋण लेकर कर संग्रह करके अर्थव्यवस्था को
सुधारने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। यद्यपि समान कर व्यवस्था और अवैध करों को हटाने के संदर्भ में विभिन्न करों को समाप्त कर दिया गया, चुंगियों को हटाया गया, परंतु जब विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाई तो राष्ट्रीय सभा ने देशभक्ति के नाम पर भी धन प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु ये कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाए। अंत में एक जो महत्वपूर्ण सदस्य थे सभा के, टैलरैंड, उन्होंने चर्च की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव रखा और सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में चर्च की जो अथाह संपदा थी उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया और उससे जो आय हुई उससे अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया। यद्यपि पादरी वर्ग ने इसका विरोध किया, स्वयं राजा भी इसका समर्थन नहीं करता था, परंतु फिर भी राष्ट्रीय सभा द्वारा चर्च की संपत्ति का जो अपहरण किया गया, जो उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया, इससे कुछ समय के लिए फ्रांस की अर्थव्यवस्था निश्चित ही मजबूत हुई। मुद्रा को सुधारने की दृष्टि से राष्ट्रीय सभा ने कागज की मुद्रा एसाइनेट चलाई और कागज की मुद्रा का प्रयोग किया। इस तरह अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। क्योंकि फ्रांस में सामंत वर्ग और उच्च पादरी वर्ग विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, अतः जब चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया तो इससे चर्च की विभिन्न संस्थाएं जो शिक्षा, दान तथा मानव कल्याण के कार्यों को करती थी वे बंद हो गई। दूसरी समस्या यह आई कि पादरियों तथा चर्च के जो पदाधिकारी थे उनको वेतन देने की समस्या उत्पन्न हो गई। अतः चर्च के पुनर्गठन के लिए सभा ने पादरियों के लिए जो नागरिक संविधान पारित किया, उसके अंतर्गत फ्रांस के 83 जिलों के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक बिशप की नियुक्ति की गई। बिशपों और पादरियों का निर्वाचन विभाग के निर्वाचकों को सौंपा गया। राज्य में बिशप और पादरियों का वेतन नियत कर दिया गया और इसके संदर्भ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि बिशप तथा पादरियों को संविधान के प्रति शपथ लेनी आवश्यक कर दी गई। इस तरह राष्ट्रीय सभा ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करके फ्रांस की आर्थिक राजनीतिक स्थिति को संभालने का या सुधारने का प्रयास किया। शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए समस्त फ्रांस को 83 विभागों या 83 जिलों में विभक्त किया गया। इस तरह शासन को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखने का प्रयास किया गया। इस तरह राष्ट्रीय सभा ने कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। 3 सितंबर 1791 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया था, परंतु सभा ने अंतिम दिनों में एक बड़ी भूल यह की कि एक प्रस्ताव यह पारित कर दिया कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय सभा अर्थात संविधान सभा का सदस्य है वह आगामी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य नहीं बन सकेगा। इस तरह जो आगामी व्यवस्थापिका सभा थी वह अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से वंचित हो गई। 14 सितंबर 1791 को राजा ने संविधान को स्वीकार करने की घोषणा की। 18 सितंबर को इस संदर्भ में एक उत्सव मनाया गया और 30 सितंबर 1791 को सभा विसर्जित कर दी गई। इस तरह राष्ट्रीय सभा ने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए।
राष्ट्रीय सभा के कार्यों की आलोचना विभिन्न बिंदुओं को लेकर कई विद्वानों ने की है। जैसे जो नागरिक अधिकार या मानव अधिकार थे, इसकी घोषणा अव्यावहारिक थी। नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों में विभाजित करना, इसे भी लोगों ने आलोचना का एक विषय बनाया। साथ ही साथ जो विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था वह भी पूर्णतः लागू नहीं किया गया। राष्ट्रीय सभा द्वारा जो सभा के सदस्यों को व्यवस्थापिका सभा का सदस्य न बनाया जाना, यह भी एक आलोचना का विषय रहा। परंतु उस दौर में एक महत्वपूर्ण कार्य सभा द्वारा किया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान था। और इस तरह 30 सितंबर 1791 को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा विसर्जित कर दी गई।